बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे खबर भारत और मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। खास मुलाकात में आज बात होगी आदि आबाद की। हाँ, बहुत बोलती हैं स्त्रियां, वो नहीं बोलती जो उनकी आंखों से छलक जाते हैं। बस वो नहीं कह पाती जो तहजीब के दायरे में रख दिए गए हैं। वो नहीं सुना पाती जो उनकी मुस्कान की पर कहीं छुप जाता है। और जो बोलती नहीं तो खामोश हो जाती हैं। एक लंबी खामोशी, उनका खामोश होना भी एक कविता है। पर्दे के पीछे की एक पीड़ा, एक गुमसुम सा गुस्सा, कुछ अनकही अल्फाजों की कुसुम सी कविता। चहकती है एक उम्मीद की जमीन पर, सादा लिबास में तलाशते ऐसे रास्ते जहां बांट सके कुछ आधा आधा। क्या भाषा का आ जाना भी एक स्त्री की कविता है, या फिर अपनी ही कविता में खुद को तलाशना एक कविता है? भावनाओं के अनकहे अल्फाजों को एक स्त्री से ही आज समझेंगे जो खुद भी एक कवित्री हैं, जो शब्दों को भावनाओं में पिरोती हैं और कविताएं कहती हैं। तो खास मुलाकात में आज हमारे साथ जो मेहमान हैं उनसे मैं आपका परिचय करा देती हूँ। हमारे साथ आज जो मेहमान हैं कवित्री मधु सक्सेना। मधु जी, आपका बहुत स्वागत। नमस्कार। मधु सक्सेना के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। ये इनकी महाकाल नगरी के पास खाचरौद जो जगह है वहाँ इनका जन्म स्थान हुआ। और कविता जो है वो इनकी काव्य संग्रह इन्होंने बहुत सारे लिखे। इन्होंने स्नातक किया विधि में, कला विधि में, पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक किया और हिंदी साहित्य में विशारद भी किया। साहित्य में काव्य विधा को इन्होंने अपनाया और उसी में पारंगत हुई। काव्य संग्रह इनके प्रकाशित हो चुके हैं। बात की जाए मन माटी के अंकुर की, तुम्हारे जाने के बाद, एक मुट्ठी प्रेम और पत्ते। एक इनका उपन्यास काव्य संग्रह आने वाला है जिसका नाम है लौटना, जो अभी बहुत जल्द हमें पढ़ने को मिलेगा, प्रकाशित होने वाला है। इनके रचना कार्यों की अगर हम बात करें तो आकाशवाणी से कई सारी रचनाएं इनकी प्रसारित हो चुकी हैं। कई प्रतिष्ठित मंचों पर काव्य पाठ भी कर चुकी हैं और विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में इनकी रचनाएं प्रकाशित हो चुकी हैं। हिंदी कार्यक्रमों के लिए कई विदेश की यात्राएं भी इन्होंने की हैं। लेखन के लिए इन्हें कई बड़े कार्य मिल चुके हैं। इन्हें कई मंच से सम्मानित किया जा चुका है। नवलेखन पुरस्कार, माधुरी सम्मान, रंजन कलश हिंद सम्मान, सुभद्रा कुमार चौहान सम्मान और प्रोफेसर ललित मोहन श्रीवास्तव सम्मान 2018 इनको मिला। वासुदेव प्रसाद खरे स्मृति सम्मान 2019 का इनको दिया गया। कमला देवी पराशर सम्मान 2021 का इनको दिया गया और शैशव के लिए हिंदी लेखिका संघ की ओर से 2021 का पुरस्कार सक्सेना को दिया गया। तो ये इनका एक छोटा सा परिचय है और जरूर छोटा सा है लेकिन बहुत विस्तार इसको दिया गया है। अपने व्यक्तित्व को इन्होंने लेखन से मधु जी, सबसे पहले तो मैं आपसे समझना चाहूंगी कि आपके लेखन कैसा आया, कैसी पृष्ठभूमि थी आपके परिवार की, क्या परिवार से लेखन आया? जी, संगीता, मेरे परिवार में पढ़ने का सबको बहुत शौक। तो मेरे घर में पत्रिकाएं सारी आती थी, हिंदुस्तान टाइम्स, धर्मयुग और महिलाओं के लिए मुक्ता, सरिता, बच्चों के लिए पराग, चंपक, चंदामामा, ये सारी पत्रिकाएं पढ़ते पढ़ते एक बार मैं पराग में कविताएं पढ़ रही थी तो मुझे लगा ऐसी कविता तो मैं भी लिख सकती हूँ। तो फिर मैंने वैसी कविता लिखी और परिवार में सुनाई। घर में छोटी थी, शायद 9 साल की रही, 9-10 साल की। तो परिवार में पढ़ने की शौकीन तो सबसे लिखने, लेकिन लिखता कोई नहीं था। लिखने की वो लोग कल्पना भी शायद नहीं कर पा रहे होंगे। ये लिखा तो सब बड़े हंसे, मतलब उन्होंने लाड़ में मेरे हंसे, अरे ये तो महादेवी, हमारे घर में महादेवी बन गई करके ऐसे कि वो रहेगा। मैं थोड़ा संकोच में आ गई। मैंने उसको ऐसा ले लिया से मेरे मखौल उड़ाया जा रहा है और उनका उद्देश्य शायद जो भी रहा हो, लेकिन उस समय मैं नहीं समझ पाई। उसके बाद मैं फिर लिखती तो रही लेकिन किसी को बताया नहीं, छुप छुप कर लिखती रही और हर क्लास तेरी कॉपी के आखिरी पन्ने पर लिखती रही और फिर वो चला जाता रहा वो कॉपियाँ। मेरे पास कुछ भी संकलन नहीं था कुछ भी लिखने का। सालों बाद लगभग 2000 के आसपास की बात, तो मुझे अच्छा पढ़ती मैं हमेशा रही, पढ़ने का मेरा कभी नहीं छूटा। तो
लगा कि मुझे किसी अपने एक दो सहेलियों को मैंने सुनाई, अपने परिचितों को, तो तुम संकलन करो ना, क्यों नहीं लिखती हो तुम। हालांकि उसमें बड़ी कच्ची कविताएं थी वो। फिर मैंने लिखना शुरू किया, फिर दूसरों को पढ़ना भी पढ़ा उस दौरान। इसमें तो क्या हुआ, घर गृहस्थी, बच्चे, परिवार सब इसमें रहा, तो ज्यादा ध्यान नहीं पाई, बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। पढ़ना मेरा आपसे हमेशा हाँ, रहा। आपसे थोड़ा सा ये समझना चाहेंगे, जी। जब ये आपने पहली कविता लिखी, क्या बाल उम्र थी आपकी उस समय, या किशोरावस्था में आ चुकी थी आप? 9-10 साल की थी, बाल 9-10 साल की जी उम्र जी। थी। पराग के ऊपर मैंने कविता लिखी थी। अच्छा, पराग प्रकाशित पढ़ते भी हुई पराग पढ़ते। ना ना आपकी? ना, अच्छा कुछ नहीं, वो लिख के बस घर में ही सुनाई, और उस पढ़े तो वो सब मेरा समझ नहीं आया मुझे फिर बिल्कुल कि आगे बिल्कुल। क्या करना अच्छा, चाहिए। घर में क्या सहयोग मिला आपको? जैसे आपने कहा कि हंसी मजाक में उड़ा दिया गया, जी जी। जो मैंने लिखा, हाँ। कोई भाई बहन या घर में कोई परिवार का सदस्य जिसने थोड़ा सा रहा हो, नहीं या ये कहा हो कि नहीं तुम्हें लिखना चाहिए? नहीं, वो जब मैं लिखने लगी और थोड़ा स्थापित हो गई, हम्म तब रुचि लेने लगे सुनने में, कि अरे अच्छा लिख रही हो। तब मेरे भाई साहब, बड़े भाई साहब, मेरे पति सब के, अरे तो अच्छा लिख लेती हो। हम्म। तो जब बाहर वालों ने तारीफ की तो सब घर में तारीफ हुई। यही होती है कि चिराग तले अंधेरा बोलते हैं ना, कि बाहर से जब हमारे यहाँ हमारी व्यवस्था जो है, सामाजिक व्यवस्था, उसमें ये बहुत बड़ा दोष है कि हमें बाहर से जब तारीफ मिलने लगती, तब हमारे घर वालों को समझ में आता है कि नहीं, हमारे बच्चे में ये हुनर है। जबकि होना ये चाहिए कि घर से खुशबू बाहर जाए, किसी भी चीज के हुनर की हो, तो अगर बाहर जाए तो बाहर के लोगों को समझ में आता है कि नहीं। पर हमारे घर में सहयोग थोड़ा कम आता है इस बात के लिए। जैसे संचालन में करती थी, तो मेरे हस्बैंड को कई लोगों ने बताया कि अच्छा संचालन करके सुनिए तो सही आप जी। फिर वो मेरी सहेलियों के कहने से वो सुनने गए, तो तो बोल लेती तो तब उनको। तो आपने स्कूल लाइफ में मंच ले लिया था, क्लास में? स्कूल लाइफ में नहीं, मैंने तो सारा समझ लीजिए प्रौढ़ शिक्षा वाला मामला है इस मामले में। प्रौढ़ शिक्षा का मामला है। अच्छा अच्छा। और कविताओं में या शिक्षा भी आपकी? मेरी शादी जल्दी हो गई थी। अच्छा। 11वीं क्लास की उम्र में। उसके बाद फिर घर गृहस्थी, ये सब काफी साल में कुछ नहीं ध्यान दे पाई, लेकिन एक मेरे साथ तो ये तो अपने आप बड़ी बात, कम उम्र में शादी हो गई, उसके बाद इतनी सारी एजुकेशन ली और लेखन को भी बराबर बनाया आपने। हाँ, तो पहला मंच आपने कब लिया था? पहला मंच तो मैंने शायद रायपुर शायद 93 नहीं 80 के बाद की बात है ये। एक मिनट बताती हूँ आपको। 98-99 की बात है ये। अच्छा, कौन सा मंच था? क्या कुछ 4 लाइन आप हमें आज याद हो तो अगर सुनाना चाहें? ऋचा का मंच था, और उसमें मैंने पहली कविता लिखी थी माँ पर। अच्छा। माँ बस माँ होती है, उसकी उपमा और नहीं, ममता का ऐसा सागर है जिसका कोई छोर नहीं, माँ बस माँ होती है, उसकी उपमा और नहीं। होश संभाला जब से मैंने, माँ का हर विश्वास मिला, माँ के आंचल की छाया में जी का आभास मिला, स्पर्श अनोखा, खुशबू मीठी, माँ के मधुर मधुर से बोल, जीवन की हर मुश्किल की आंखें देती है खोल। मिल सीख जीवन में ऐसी जिसका कोई चोर नहीं, माँ बस माँ होती है, उसकी उपमा और नहीं। बिल्कुल, क्या बात है, बहुत बढ़िया। पहली कविता आपने माँ पर लिखी, और माँ को का तो इतना बड़ा विस्तार है कि पूरी धरती भी अगर लिखी जाए तो छोटी पड़ जाएगी। और आपकी कविता निश्चित रूप से आपके लिए बहुत बड़ा योगदान होगी उस समय, और संबल भी मिला होगा उससे। जी। शादी के बाद फिर कैसे आपने एडजस्ट किया? कहीं और भी मंच आपको मिलते थे जैसे, तो आप घर में एडजस्ट पाती थी? नहीं, मेरे को मंच नहीं मिलते या थे। परिवार से, पतिदेव की तरफ से आपको कभी रोका गया? उनका सहयोग रहा जाने कहीं क्या है कि मेरे पतिदेव के ट्रांसफर होते रहे छोटी छोटी जगह में ही, तो मेरे को ऐसा कोई मंच नहीं मिला। पर ये जरूर रहा, हर जगह लाइब्रेरी जरूर मिली मुझे। और मेरा सबसे पहला काम होता था, ट्रांसफर हुआ है तो अगर मैं वहाँ उस शहर में पहुंची हूँ तो सबसे पहले पता करती थी लाइब्रेरी कहाँ है आके, और लाइब्रेरी बनती थी सबसे पहले, क्योंकि पढ़ने के लिए मैं बहुत बार सब्जी जली है, दूध बनाया। अच्छा, आपने किसका लिखा हुआ या कि किताबें या किसका लेखन आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया और आपको ऐसा लगा कि इनके जैसा लिखना चाहिए? मेरे को सबसे ज्यादा लेखन प्रभावित किया है अपने मन्नू भंडारी, उषा प्रियमवदा, पद्मा सचदेव। और ये सबसे अच्छी किताब मुझे जो मैंने अभी तक पढ़ी थी अनुवाद, वो शिवाजी सावंत की मृत्युंजय। और वो किताब मुझे लगता है व्यक्ति को पढ़नी चाहिए। इतना सुंदर उसमें वर्णन है चित्रों का। हालांकि मृत्युंजय कर्ण के ऊपर है वो कहानी, लेकिन एक अद्भुत संयोग आज के हम परिवेश से उन सब जोड़ सकते हैं और एक नई सोच को परिपक्व कर सकते हैं अपनी, कि हमको कहाँ निर्णय लेना चाहिए, क्या
क्या हमारे विचार होने चाहिए, क्या दिशा मिलनी चाहिए। और बहुत पढ़ा है, गुनाहों का देश सबके उस समय किशोर उम्र के और यंग युवा लोगों के लिए पहली पसंद थी। तो बाकी बहुत जो सामने आती गई, चतुर्सेन शास्त्री, शिवानी, शरद चंद्र, रविन्द्रनाथ टैगोर, मतलब जो मेरे को आता था सामने, किताब जो हाथ में आ गई वो छूटनी नहीं है। यहाँ तक कि वो अच्छा, आप जो भी किताबों के नाम बता रही हैं, जो भी राइटर्स के नाम बता रही हैं, ये सब उपन्यासकार हैं। और ये जो आपने बताया वो उपन्यास थे। कुछ इनमें से बहुत सारे मैंने भी हैं। लेकिन आपका लेखन जो है वो कविता की तरफ गया। आपने कवि संग्रह बहुत सारे दिए, तो उपन्यास पढ़ने के बाद काव्य में आना, आपको कभी ऐसा नहीं लगा उपन्यास ही लिखना चाहिए? काव्य की तरफ कैसे आप मुड़ गई? उपन्यास काव्य में जयशंकर प्रसाद को जब मैंने कामायनी पढ़ा था जी, और साकेत पढ़ा, तो मुझे लगा मैं कविता, जैसे बचपन में मैंने कहा ना मैं कविता लिख सकती हूँ। बाकी इनके बारे में कभी ऐसा मेरे मन में नहीं आया कि मैं इन चीजों को लिख सकती हूँ। अरे इतना ज्यादा मैं नहीं लिख सकती, इतना ज्यादा मैं किसी चीज को विस्तार नहीं दे सकती। मुझे लगता था मैं कम शब्दों में कोई बात कह दूं, तो मुझे लगा कविता ही अच्छी है। और कविता मेरे स्वयं फूटती थी, तो सायास नहीं होता था, अनायास ही होता था सब। तो कविता ही मुझे वो पसंद भी रही। जैसे कि जयशंकर प्रसाद की वो मुझे आज भी बहुत पसंद है। अरे मधुर है कष्टपूर्ण भी जीवन की घड़ियां, जब नहीं संभल होकर कोई रहा बिखड़ी कड़ियां, वही एक जो सत्य बना था चिर सुंदरता में अपनी, कैसे सुलझे फिर उसके सुख दुख की लड़ियां। तो मुझे कविता बड़ी लगती थी, तो मेरे को लगा मैं कविता ही लिख सकती हूँ, तो कविता ही मेरे लिखी गई। अच्छा। अगर बात की जाए आज के समय के लेखन की, जो जैसे यशोधरा थी, मैथिली शरण गुप्त की, महाजी ने लिखी निर्भरी दुख की बदली, और बहुत सारे राइटर्स ऐसे थे जिन्होंने स्त्री का एक अलग ही रूप दिया। बिहारी की बात करें तो रीतिकाल में उन्होंने स्त्री को बहुत श्रृंगार रूप दिया उन्होंने। आज का जो समय है वो एकदम बदला हुआ है। नारी आज अपने अस्तित्व को तलाश रही है, और जो कविताएं निकल के आ रही हैं वो नारी के अस्तित्व के, उसके स्वाभिमान को लेकर के लिखी जा रही हैं। तो अब ये जो समाज बदले कैसे देखती हैं आप? वो ये समाज तो जैसे देखिए, समाज बदलता है तो साहित्य भी बदलता है। बिल्कुल। तो समाज में जब स्त्रियों को समझ में आया कि हम साथ क्या हो रहा है और हम कहाँ कुछ बंधनों में या खाक में बांध कर हमको रखा जा रहा है, तो उनको समझ में आया कि नहीं, हमको भी बाहर, हमको भी अधिकार है ये सब, हमको भी ये सब जीना चाहिए। और कुछ क्रांतियां भी हुई, जैसे कि देखा इंग्लैंड वगैरह में भी क्रांतियां हुई स्त्रियों के अधिकारों को लेकर, उन सबके। और फिर दूसरा सबसे ज्यादा असर पड़ा शिक्षा का। पहले शिक्षा इतनी, लेकिन जब शिक्षित होने लगे तो हमको एक विचार बनने लगा, एक तर्क शक्ति बढ़ने लगी हमारे अंदर। तो उस तर्क शक्ति के कारण हमको एक विद्रोह भी आया। मतलब पूरी तरह से देखा जाए तो ये शिक्षा पर सबसे ज्यादा असर शिक्षा ने डाला। जितना ज्यादा स्त्री शिक्षित होती चली गई, उतना ही ज्यादा उसे अपने अधिकारों के बारे में मालूम हुआ, और वो अपने अधिकारों को लेकर के जागरूक भी हुआ। तो वो यशोधरा जो थी, मैथिली शरण गुप्त की या निराला की जो थी, और महादेवी वर्मा की नायिका थी, उससे हट के अब अबला नहीं है। नारी जो पहले अबला हुआ करती थी, अब सबला की तरफ बढ़ गई है, खुद अपने आप को तलाश रही है। आपने बहुत सारे काव्य संग्रह लिखे हैं। जी हाँ। आप थोड़ा सा अपने काव्य संग्रह के बारे में बताइए दर्शकों को। सबसे पहला मेरा काव्य संग्रह था माटी के अंकुर। तो उसमें तुकांत कविताएं हैं, और उस समय समझ लीजिए मेरा लेखन का शैशव ही था, हालांकि काफी उम्र आई वो काव्य संग्रह। फिर उसके बाद मैंने देखा कि मैं कुछ बातें जो कहना चाहती हूँ वो उस एक बंधन में कह नहीं पा रही हूँ। जहां तक मैं जिस चीज को ले जाना चाहती हूँ, जिस बात को मैं कह नहीं पा रही हूँ, तो फिर मैं इस बात के लिए मैंने देखा कि नई कविता उसमें वो बात हम लोग सब कह पा रहे हैं। तो फिर मैंने उसका दूसरों को कि किस तरह से लिखी जाती है, क्या है उसके गहरे, हालांकि उसके तत्वों के बारे में अभी भी नहीं बता सकती, लेकिन उसको एक समझ सकती हूँ कि उसमें क्या होना चाहिए या क्या है। तो फिर मैं नई कविता की तरफ मुड़ी हूँ, नई कविता की तरफ, फिर मैंने उसमें लेखन किया है। तो मुझे लगता है कि मैं अपनी बातें, हालांकि हम पूरी बात कभी कुछ नहीं पाते, कितना भी लिख लें हम अपना कुछ बच ही जाता है, तो पर फिर भी लगा कि मैं जो कुछ कहना चाह रही हूँ शायद पहुंच जाए सामने वाले तक। और लेखन में यही है कि हम जो कहना चाहते हैं वो हमारा संप्रेषण इतना अच्छा हो के सामने वाले के पास पहुंच जाए। बिल्कुल। अभी आपकी एक नई पुस्तक आने वाली
है जी लौटना जरूर, जी हाँ प्रकाशित होने वाली जी है। हाँ जी दर्शकों को भी जी बहुत हाँ जल्दी सबको मिलेगा हाँ। ये। क्या है उसमें, थोड़ा सा उसके बारे में उसमें भी ये है, एक तो मैंने उसमें लौटना चिड़ियों को लिया उसमें माध्यम, अच्छा। चिड़ियों तुम घर लौटना जरूर। हम्म मतलब उस ये है कि चिड़िया को एक प्रतीक मान के, आजकल की वास्तव में देखा जाए स्त्रियों के ऊपर ही है वो, हम्म कि ससुराल से भी निकाल दी जाती है, मायके से भी निकाल दी जाती है, या कई आत्महत्या कर लेती है। तो मेरा कहना, तुम लौटो, हम्म आगे इस तरफ मत जाओ। अब हम्म एक बार उड़ घर से आप चली गई, इसका मतलब ये नहीं कि तुम जा चुकी हो, हम्म तुम लौटना जरूर। हम्म यानी जहाँ हम छोड़ गए उनको हम लौटिए जरूर, अपना वो हक पाइए आप। ये नहीं कि आप ससुराल में अगर आप कुछ परेशानी है तो आप मायके मत ना आ रही हैं, या कह दिया लेकिन आप लौटे। तो मेरा उनको आह्वान ये था कि आप लौटो, मैं आह्वान कर रही हूँ घर लौटना जरूर। वैसे खास इसका चीजें पूरी बात ये है उसमें। चिड़ियों को माध्यम लेके मैंने हर एक स्त्रियों से भी और हर एक से कहा गया कि लौटना जरूर। कहना कि एक बार हम निकल गए तो कैसे जाए घर से, नहीं, अगर आपको जरूरत है तो आप लौटिए जरूर। पर आप अपने जीवन का बलिदान, मतलब आहुति मत दीजिए, मतलब आत्महत्या मत करिए, डिप्रेशन में मत आइए। अपने आप को बचाते हुए आप जहाँ अगर लौट चाहते तो लौट आइए। बिल्कुल बिल्कुल, कहने का मतलब ये हुआ कहना मतलब कि आपने यात्रा अपनी शुरू की है। जी हाँ। और अगर जब भी हम कोई रास्ते हैं तो उसमें कभी पहाड़ आते हैं, कभी पर्वत आते हैं, कभी पथरीला रास्ता आता है, कभी बढ़िया अच्छा आ जाता है। तो जीवन भी एक इसी तरह का है। कभी कष्ट आते हैं, कभी परेशानी आती है, कभी बिल्कुल आसान जिंदगी लगने लगती है कि सब कुछ अच्छा हो रहा है। तो जब बुरा समय आता है तो थोड़ा धैर्य और मजबूती से कदम जमा के रखने चाहिए, क्योंकि हमें ये मालूम है कि रास्ता आगे फिर अच्छा हो जाएगा। तो हो सकता है आपकी जो लौटना जरूर, जो आपका काव्य संग्रह आने वाला है, कुछ इसी तरह का संदेश देगा। जी हाँ। एक और चीज थोड़ा सा समझना चाहूंगी कि सोशल मीडिया में हम सभी बहुत एक्टिव रहते हैं जी, तो पूरी दुनिया से जुड़े हुए होते हैं उससे। सोशल मीडिया की हिंदी, और दूसरा सोशल मीडिया में जितना ज्यादा कविताओं को प्रोत्साहन मिल रहा है उतना कहानियों को नहीं मिल रहा है। उसके पीछे क्या रीजन देखती हैं? मेरे ख्याल से तो कहानियां बहुत समय लेती हैं। एक में मतलब कुछ विचार होते हैं तो उसका पाठ करना और फिर उतनी देर पाठक ने ध्यान आकर्षित कराते रहना, यह प्रवाह ऐसा होना कि पाठक बन रहे, ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और कविताएं छोटी होती है चूंकि, और चलते चलते पढ़ी जा सकती है और चलते चलते याद की जा सकती है। आपसे 4 लाइनें सुनना चाहेंगे आपकी कविता की, कोई अगर हो तो? जी जी जरूर। मैं अभी आपको मेरे ऐसे डब्बे में ही है, मैजिक डब्बे में, मैं इसको आपको सुनाती हूँ। समाज का और वातावरण का प्रभाव तो पड़ता ही हर कविता पे जी। तो आप इस अंत में समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। छोटी सी कविता है जी जी। कोरोना हुआ उसे शायद, कोरोना हुआ उसे शायद, सूख गए उसके फेफड़े, दुबला गई इतनी कि हड्डी दिख रही। कहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर, कहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर, कोई तो रख दो उसे वेंटिलेटर पर। नदियों का कोई अस्पताल नहीं होता क्या? नदियों का कोई अस्पताल नहीं होता क्या? क्या बात है। मतलब नदियां भी मर रही हैं तो उनके लिए क्या किया जा रहा है? काश उनका भी कोई ऐसा अस्पताल होता तो वो ठीक हो जाती। बिल्कुल। तो ऐसी है कविता, बहुत अच्छा संदेश है। और अभी हम लोगों ने भी विसर्जन किया है, उसके बाद ढेर सारी गंदगी निकली है तो वो एक संदेश ही है आपकी कविता के माध्यम से कि नदियों को साफ सुथरा रखा जाए, क्योंकि उनको कोई अस्पताल नहीं होता। हमें ही ध्यान रखना है इन सब चीजों का। चलते चलते आपसे एक बात जरूर समझना चाहूंगी कि जो युवा पीढ़ी है आज की, वो बहुत भ्रमित है, भाषा को लेकर सबसे ज्यादा भ्रमित है। हिंदी में लेखन बहुत कम हो गया है जी। कैसे युवाओं को हिंदी लेखन से जोड़ा जाए? कैसे अंग्रेजी तो ठीक है, विश्व की भाषा हो चुकी है, उसके बिना काम नहीं चलता है, लेकिन भाषा हमारी हिंदी है। हिंदी से युवाओं को जोड़ने के लिए क्या सुझाव देना चाहेंगे आप? युवाओं को तो जोड़ना क्या, उनको बचपन से इस तरफ मोड़ना पड़ेगा। युवाओं को जोड़ने को उनका एक लक्ष्य हो जाता है, युवा होने तक तो एक रास्ता हो जाता है, पढ़ाई है, तक समय वो लोग शायद नहीं ले पाते, ना उनकी अपनी रुचि उस समय इतनी डेवलप हो पाती है। बचपन से अगर हम हिंदी कहानियाँ, जैसे जो पहले नानी दादी रहती, में कहानियों में हिंदी रहती थी, लोक भाषा रहती थी, और एक
चीज़ों, आज हम चीज़ों के नाम रहते थे तो बच्चे उनसे समझते थे। आज छोटा बच्चा भी, और सबसे बड़ी, ये सब हमने किया तो हम लोगों ने नहीं है ना। हाँ, किसने किया है? बच्चों को इंग्लिश में हर चीज़ सिखा रहे हैं हम आज बचपन में हिंदी सिखाएं, जब तक वो परिवार, अंग्रेजी तो वो सीख ही लेगा, या दूसरी भाषा तो वो पढ़ेगा जब सीख ही लेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज गाय को गाय सिखाएं, ना कि काऊ सिखाएं। काऊ बिल्कुल सही, सिखाएं। बिल्कुल तो सही गाय कह रही आज हैं आप। सीखेगा, काऊ तो कल अपने आप सीख ही लेगा वो। बिल्कुल, गाय लेकिन को अगर गाय आज काऊ सीख लिया तो गाय कभी नहीं सीख पाएगा बिल्कुल वो। सही। चलते चलते दो पंक्तियां आपकी और सुनना चाहेंगे। जी जी, एक पूरी ही कविता सुना देती हूँ। जी बिल्कुल। ये संग्रह है मेरा, जी जी एक मुट्ठी प्रेम। जी। इससे ये शीर्षक कविता ही मैं आपको सामने प्रस्तुत करती हूँ। मैंने प्रेम पर बहुत कविताएं लिखी हैं, स्त्री मन पर भी बहुत ज़्यादा लिखी हैं। तो मुट्ठी में प्रेम लेकर जन्म लिया था, मुट्ठी में प्रेम लेकर ही जन्म लिया था। पहली बार मुट्ठी खोलते ही पोरों से छुआ था माँ को। मुट्ठी खोल खोल कर धरते गए सब अपना अपना प्रेम। किलकारी में गुंजित होता रहा मन, पोरों होता हुआ उंगलियों में समाया, हाथ की रेखाओं तक पहुंच गया। कर्म से कठोर हुए हाथ पर प्रेम ने जगह नहीं छोड़ी। बसंत में घुल गया प्रेम, ललक ललक उठा। जाने किस पेन से विधाता ने लिखे सुख और दुख, जाने किस पेंसिल से विधाता ने लिखे सुख और दुख। मिलन और वियोग, हथेलियों में नई नई रेखाएं नफरतों ने खरोची, पर प्रेम लकीर नहीं मिटी। उंगलियों के ऊपर से हाथ की रेखाओं तक समेट समेट कर रख लिया। साथ ले जाना है जिंदगी के पार भी एक मुट्ठी प्रेम, साथ ले जाना है जिंदगी के पार भी एक मुट्ठी प्रेम। एक मुट्ठी प्रेम, बहुत अच्छी कविता है आपकी। और आपके जो नया उपन्यास आने वाला है, उपन्यास काव्य संग्रह आने वाला है, लौटना जरूर, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। आपने समय दिया आज हमारे और भारत चैनल को, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं खबर भारत चैनल को मैं बहुत बहुत देती हूँ, उन्होंने मुझे समय दिया, मेरे को मुझे सुना, और संगीता भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। तो आज हमारे साथ खास मुलाकात में कवित्री मधु सक्सेना हमारे साथ रही, और तमाम तरह के जो अनुभव रहे, अपनी भावनाओं को उन्होंने शब्दों में पिरोया, और काव्य संग्रह के रूप में बहुत सारे हम लोगों के सामने हैं। आज खास मुलाकात में इतना ही, दीजिए इजाजत और बने रहिए खबर।